हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकाश। हम लिखेंगे प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। इसको हम कहते हैं लाइट। स्टूडेंट्स, अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश को किसने देखा है, तो शायद इसका उत्तर आप ये देंगे कि हमने प्रकाश को देखा है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश दिखता नहीं है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जो है दिखता नहीं है, बल्कि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। मीनिंग दैट अगर कोई वस्तु दिख रही है तो हम कहेंगे कि वहां प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु नहीं दिख रही है, यानी हम कहेंगे वहां अंधेरा है, अर्थात वहां प्रकाश नहीं है। मीनिंग दैट कि प्रकाश जो है हमारे नेत्रों में या हमारे मस्तिष्क को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। हम सिंपल इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती। इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अगर पूछा जाए व्हाट इज लाइट, तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, यानी अथवा करके इसको भी लिख लेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स, आधुनिक परिभाषा के अनुसार या आधुनिक जो हम मॉडर्न में लाइट का नेचर पढ़ते हैं, उस नेचर के आधार पर हम बताते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं। यानी इस रूप में भी हम प्रकाश को लिख सकते हैं। एक और इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं, क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं। ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने साथ एनर्जी को ले जाती हैं। यही एनर्जी जो है क्या करती है कि आपके नेत्रों पर
दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये परिभाषा आपके प्रकाश की परिभाषा हुई। अब उसके बाद इसको पॉज करके नोट करिए, इसको मिटा दूं मैं। अब वास्तव में कोई वस्तुएं हमें दिखाई कब देती है? वास्तव में कोई वस्तुएं हमें दिखाई कब देती हैं? या तो वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, कोई वस्तुएं हमें दिखाई कब देंगी? या तो वह स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करे अथवा उस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़े। कोई वस्तु हमें कब दिखाई कब देगी? या तो वह प्रकाश को उत्पन्न कर रही हो, जैसे टॉर्च है, बल्ब है, सूर्य है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ये वस्तुएं हमको दिखती हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, मकान हुआ, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन हमको दिखाई कब देती हैं? जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी और वहां से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़ती हैं, तो वह वस्तु में दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि कोई वस्तु किस कलर की दिखती है? कोई वस्तु आप देखेंगे रंगीन है, कोई वस्तु रंगीन होती है, काला, नीला, पीला, सफेद, हरा, और कोई वस्तु रंगहीन होती है, केवल सफेद दिखती है अथवा काला दिखती है। कोई वस्तु हमें भिन्न भिन्न कलर की क्यों दिखती है? तो इसका उत्तर होगा कि जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों का बना हुआ है। जब यह श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु कुछ रंगों को, प्रकाश के कुछ रंगों की किरणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ रंगों की किरणों को वह परावर्तित करता है। जिन रंगों की किरणों को वह परावर्तित करता है वही रंग की वह वस्तु दिखाई देती है। जैसे पेड़ की पत्तियां हमें हरी दिखती हैं, क्यों? क्योंकि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पेड़ की पत्तियों पर पड़ता है तो पेड़ की पत्तियां हरे के अतिरिक्त शेष 6 रंग को अवशोषित कर लेती हैं, केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती हैं जो हमारे नेत्र पर पड़ता है, इसलिए ये पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है अथवा नहीं, इस आधार पर हम समस्त वस्तुओं को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग होता है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, एक होता है दीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। दूसरा होता अदीप्त वस्तुएं। एक होती है दीप्त वस्तुएं और दूसरी होती है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं मीन्स ल्यूमिनस बॉडीज, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उसको दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त प्रकाश के द्वारा वह दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं क्या हो गई? जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये सब आपका क्या हो गई? दीप्त वस्तुएं हो गई। अदीप्त वस्तुएं क्या हो गई? जैसे हमारे सामने मेज है, कुर्सी है, मकान है, ईंट पत्थर है, ये सारी वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, इसलिए उसको हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेंगे। दीप्त वस्तुएं क्या होंगी? लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं
दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या इसको हम प्रदीप्त भी कहते हैं। दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टार्च, कौन सा टार्च? जलता हुआ बल्ब जो प्रकाशित हो रहा है। सूर्य इत्यादि। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टार्च, बल्ब, सूर्य इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस क्या होगा? इसको अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो ये होता है नॉन ल्यूमिनस। इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अपितु बल्कि किसी अन्य दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से, दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चाक इत्यादि। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। दीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या है, इसको नोट कर लें। पॉज करके नोट करिएगा। इसको मिटाते हैं हम। चलिए अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहला गुण तो जो हमने डिफिनेशन में लिखाया है उसी को लिख सकते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसी को लिख सकते हैं। लिख लें इसको, पहला तो यही होगा। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। बीच में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कोई माध्यम नहीं है, अर्थात निर्वात है। इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश के संचरण के लिए, यानी प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे लिख लेंगे प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी चलता है। निर्वात में भी चलने को हम संचरण कहते हैं, में भी संचरित होता है। तीसरा पॉइंट क्या देंगे इसका? सपोज कीजिए कि हम एक कैंडल यहां पर जला दें, यहां पर हम एक कैंडल जला दें और यहां पर एक दफ्ती का टुकड़ा काट करके रख दें और एक यहां पर होल बना दें, तो आप देखेंगे इस दफ्ती के टुकड़े के इधर भी प्रकाश आपको दिखाई देगा, इस होल से यहां पर जाएगा। लेकिन एक दूसरी दफ्ती अगर हम लगा दें और यहाँ पर इसका होल दूसरी जगह बना दें, तो ये प्रकाश जो है अब इसके पीछे प्रकाश नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है, या इसको हम इस तरह से बना रहे हैं, अगर इसको हम घुमा दें यहाँ से, इसका होल ना बनाए, यहाँ पर दूसरी जगह कहीं बना दें, तो यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसी को हम लिख लेंगे, इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लिखेंगे समांग माध्यम में, माध्यम एक ही होना चाहिए। अगर माध्यम भिन्न भिन्न है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, जो आप अपवर्तन में पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समांग माध्यम में, समांग माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। समांग माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दूसरा चीज, चौथा पॉइंट क्या होगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि आगे वाली कक्षा में आप पढ़ेंगे कि लाइट का जो नेचर है, इस पर जब अध्ययन किया गया या बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर इसके नेचर के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है, कुछ ने कहा वेव के रूप में चलता है, कुछ ने कहा नहीं भाई वेव और कण दोनों के रूप में चलता है। लास्ट में जो कंक्लूजन आता है वो कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसके चलने के लिए अगर हम इस तरह से दिखा दें तो ये जो है आपका ऐसे है, प्रकाश इस तरह से संचित हो रहा था। अगर इसमें जो है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जिसको विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है, तो ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, चुंबकीय वेक्टर। यहाँ पर जो है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बी कहते हैं, और जो इसमें जाएगा तो ये इधर बी हो जाएगा,
इधर बी हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा। इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और साथ ही साथ जो इसकी संचरण की दिशा है इसके लंबवत होती हैं। जो विद्युत वेक्टर है और चुंबकीय वेक्टर है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और उसके साथ साथ क्या होते हैं, ये चुंबकीय या प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं। जब विद्युत वेक्टर अथवा चुंबकीय वेक्टर दोनों प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, मीनिंग दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। जो आपकी लाइट है या प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये किसी प्रॉपर्टी आगे हम इसको और लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश की जो तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। इसको कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे उसको हमने डिवाइड किया था। वहां पर देखेंगे आप, देखा होगा कि जो आपकी वेव्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। एक होती है अनुदैर्ध्य, दूसरी होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में जो माध्यम के कण होते हैं तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य में जो माध्यम के कण होते हैं तरंगों के संचरण की दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत है, इसलिए ये क्या है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब अगला पॉइंट छठवां क्या होगा, छठवां पॉइंट क्या होगा जिसको आपको अध्ययन करना है, मैं आपको उसको लिखा रहा हूं। छठवां, जो छठा पॉइंट आपका है क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का पालन करता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। प्रकाश का परावर्तन के नियम से होता है और अपवर्तन के नियम से होता है। जिसकी चर्चा हम इसी के बाद वाले लेक्चर में करेंगे और वहां पर इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। सातवां पॉइंट प्रकाश के लिए, प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, ध्रुवण की घटना होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, यानी प्रकाश का पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का पोलराइजेशन भी होता है। ये अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे। अगला हम लिखेंगे, अगला पॉइंट हमारा होगा प्रकाश में व्यतिकरण विवर्तन
प्रकाश में व्यतिकरण विवर्तन की घटना होती है। व्यतिकरण तथा लिख लें इसको, तथा विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन। जब प्रकाश आप देख रहे हैं दरवाजे से, जब प्रकाश आता है तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाता है। आना तो चाहिए एकदम सीधे सीधे आना चाहिए, लेकिन प्रकाश देखेंगे इधर भी ज़्यादा हो जाता है, इधर भी मुड़ जाता है। जो अपने एज से, अपने किनारों से जो मुड़ जाता है उसी को हम विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम प्रकाश होता है। जब दो प्रकाश के स्रोत अगर आपको मिले, जो एक होल से, पिन होल से प्रकाश के जब स्रोत मिलेंगे, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसको हम व्यतिकरण कहते हैं। इसको साफ लिख लें, व्यतिकरण। इसको हम व्यतिकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, नोट कर लें। आगे आप पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज आएगी और आप वहां पर देखते रहिएगा। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ाएं। किरण, मिटा दें इसको। अगला टॉपिक हमारा रेज क्या है। रेज, बार बार हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करें, प्रकाश की किरणें क्या है। बार बार हम इस चीज को कहते हैं प्रकाश की किरणें, यानी किरण क्या है। किरण, रेज। रेज क्या है आप ये जानते हैं। समांग माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के द्वारा अपनाया गया पथ ही किरण कहलाता है। प्रकाश के द्वारा अपनाया गया यह सरल पथ ही किरण कहलाता है और इन किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे, प्रकाश समांग माध्यम में प्रकाश समांग माध्यम में एक सरल पथ पर चलता है। एक सरल पथ पर चलता है, यानी संचरित होता है। सरल पथ पर संचरित होता है। प्रकाश के इस पथ को ही, प्रकाश के इस पथ को ही, प्रकाश के इस पथ को ही, इस पथ को ही किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। प्रकाश के इस पथ को ही किरण कहते हैं। आगे लिख लेंगे, तथा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज कहते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, किरण क्या है और किरण पुंज क्या है। नोट कर लिया होगा, मिटा दें इसको, मिटा दें। चलिए अगला है, अब हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का है, आपके प्रकाश के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है प्रतिबिंब। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है। लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज। स्टूडेंट्स, इमेज क्या है। इमेज क्या होता है, आप सुबह सुबह स्नान करके अपने चेहरे को
दर्पण में देखते हैं, जो दर्पण में आपका चेहरा दिखता है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जो दर्पण में आपका चेहरा दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये दिखता कैसे है? जब प्रकाश की किरणें आपके चेहरे से टकराकर प्रकाश किरणें आपके चेहरे से होकर के दर्पण पर टकराती हैं, टकराने के पश्चात जो है ये किरणें परावर्तित हो जाती हैं और यही किरणें पीछे जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से दर्पण हो चाहे अवतल हो अथवा उत्तल हो, समतल हो, इसी तरह से बनता है। या कोई लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जहां पर अपवर्तन क्रिया होती है, अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसी बिंदु वस्तु क्या है? सबसे पहले वस्तु क्या है? जैसे इस वस्तु को हमें दर्पण से देखना है तो ये आपकी वस्तु हो गई। वही वस्तु क्या है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि इसको हमको देखना है, तो यह आपकी वस्तु हो गई। बिंदु वस्तु का मतलब है यदि यह वस्तु बहुत छोटी हो जाए तो इसको हम बिंदु वस्तु कहेंगे। प्रतिबिंब को क्या हम डिफाइन करते हैं? कहते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, या उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर या उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ दो शब्द है, जिस बिंदु पर मिलती यानी वास्तव में मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है तो वास्तविक है प्रतिबिंब बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब जहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहां पर वास्तव में मिलेंगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार अगर पूछा जाए तो हम कहते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब जिसको कहते हैं रियल इमेज, इसको क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे किसी बिंदुवश से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, ऊपर का नोट करिए, किए होंगे आप, पास करके नोट करिएगा। अब स्टूडेंट्स जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। ये प्रायः जो है वस्तु के सापेक्ष, या हमेशा कह लीजिए, कुछ विशेष कंडीशन में को छोड़कर, वो कंडीशन क्या है, अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा, वस्तु उल्टी होगी तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमेशा जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, इसको कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसकी फोटोग्राफी ले सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या लिखेंगे? आभासी प्रतिबिंब, मिटा दें इसको। दूसरा टाइप इसका क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, इसमें क्या होगा? वर्चुअल इमेज क्या होगा? जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगे। लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
किसी बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा ही होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, आभासी प्रतिबिंब आपने देखा होगा और बराबर देखा होगा नहीं बल्कि देखते हैं। जब आप समतल दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो वह आपके सापेक्ष सीधा ही दिखता है, यानी कि वह आपका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। क्या दर्पण के पीछे कोई पर्दा रख करके उस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं बनता बल्कि दर्पण में बनता है। उसके पीछे हम पर्दा लेकर रख करके उस पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी इसकी फोटोग्राफी भी हम नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या है उसकी परिभाषा आप लिखेंगे और लिखना चाहेंगे तो एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब लिख करके वास्तविक में अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं और आभासी में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक में ये उल्टा बनता है, आभासी में सीधा बनता है। ये वास्तविक में फोटोग्राफी कर सकते हैं यानी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी में पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अध्ययन आप लोग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।